कल हमने की थी पैसिफिक ओशियंस की करंट। आज हम करेंगे अटलांटिक और हिंद महासागर की करंट्स। ठीक है, जैसे कल बताया था मैंने कि जो ये करंट्स है, इनका सर्कुलेशन है वो मेनली कंट्रोल होता है जो विंड सर्कुलेशन है उसी से। इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में किस तरह का विंड का सर्कुलेशन है और सदर्न हेमिस्फीयर में किस तरह का, उसी तरह से कंट्रोल होती है ओशियन करंट। अब देखते हैं अटलांटिक ओशन की। देखो डायग्राम, देखो डायग्राम में जैसे सेम पैसिफिक ओशियन का था उसी तरह से अटलांटिक ओशियन का है। 0 डिग्री इक्वेटर जो इधर से अफ्रीका के बीचों बीच पड़ता है और उधर से जो साउथ अमेरिका उसके नॉर्थ में पड़ता है, वहां से शुरू होगी। सबसे पहले है उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा जो शुरू होगी इधर से, जो अफ्रीका का तट है, पश्चिमी तट है, वहां से आरंभ होकर पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है और पश्चिमी द्वीप समूह तक पहुंचती है जो पड़ते हैं आपके साउथ अमेरिका के नॉर्थ में। और ऊपर पहुंचकर फिर वही सनमार्गी पवनों के प्रभाव के कारण इनकी डायरेक्शन हमेशा होती है पूर्व से पश्चिम। उसके बाद आती है कैरेबियन या जिसे अंटाइल्स गर्म धारा कहा जाता है, जो ब्राजील के तट पर ये उत्तरी जो भूमध्य रेखीय गर्म धारा थी जब जाकर ब्राजील के तट से टकराती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। इसका एक भाग नॉर्थ की तरफ और दूसरा साउथ की तरफ बढ़ता है। तो जो ये संयुक्त धारा होती है उसका कुछ अंश कैरेबियन सागर में मुड़ जाता है जिसके कारण इसे कैरेबियन धारा के नाम से जाना जाता है और शेष भाग है वो पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे पर अंटाइल्स धारा के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद आती है फ्लोरिडा की धारा। जो फ्लोरिडा की धारा है वो कैरेबियन धारा के ही नाम चेंज हुआ है ऊपर पहुंचकर। नॉर्थ साउथ की जो संयुक्त भूमध्य रेखीय धारा थी जब मेक्सिको की खाड़ी में एंटर करती है और वापस जब मिसिसिपी और मिसौरी नदी का जो पानी है उसके कारण जब मेक्सिको की खाड़ी में जो पानी की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है तो उसके कारण और सनमार्गी पवनों से जो इफेक्ट है उसके कारण ये जब मेक्सिको की खाड़ी से बाहर निकलती है तो इसे फ्लोरिडा के मुहाने पर फ्लोरिडा की धारा के नाम से जाना जाता है। ये संयुक्त जो फ्लोरिडा की अंतरिप की धारा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर बहने लगती है और लास्ट में इसे कैप हेडरन्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरिडा की धारा भी इसी को कहा जाता है। उसके बाद आती है गल्फ स्ट्रीम जो हटेरास अंतरिप से न्यू फाउंडलैंड के समीप जो ग्रैंड बैंक है उसमें गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। ये गर्म धारा है क्योंकि ये इक्वेटर से आई है। उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी तट है उसके सारे ये ऊपर की तरफ जाती हैं और आगे जाकर जो हैलिफैक्स है उसके दक्षिण में पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और ये पूर्व की तरफ मुड़ जाती है। उसके बाद आती है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह जो हैलिफैक्स और ग्रैंड बैंक से जो गल्फ स्ट्रीम थी उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ एक ड्रिप बन जाता है पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण जो यूरोप के तट तक पहुंचती है। गर्म जलधारा है जिसके कारण जो यूरोप का नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है वहां पे शीत ऋतु में मौसम सुहावना हो जाता है और जो बंदरगाह है वो जमती नहीं है, सारा साल चलती रहती हैं जिसकी वजह से ये वहां के मौसम पे अच्छा इफेक्ट डालती है। उसके बाद आती है नॉर्वेजियन की गर्म धारा जो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह था वो उत्तर पश्चिम यूरोप के तट पर पहुंचकर दो भागों में बढ़ जाता है। इसका एक भाग ब्रिटिश द्वीप समूह की पार करता है और नॉर्वे के तट पर बहने लगता है जिसे नॉर्वेजियन गर्म धारा कहा जाता है और यह उष्ण जल आर्कटिक महासागर में जाकर पहुंचता है। उसके बाद आती है कनारी की ठंडी धारा जो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह था उसका दूसरा भाग जो मुड़ा था स्पेन के तट के पास वो अफ्रीका के तट पर कनारी द्वीप के पास पहुंचकर ठंडी धारा, ठंडे एरिया से आने के कारण ठंडी धारा के रूप में इस तट पर बहती है जिसके कारण इसे कनारी की ठंडी धारा कहा जाता है। उसके बाद आती है पूर्वी ग्रीनलैंड और लेब्राडोर की ठंडी धारा जो ऊपर से आती है पोलर रीजन से। भूमध्य रेखीय धारा को
जितनी थी गल्फ स्ट्रीम थी और ये थी, उनके अतिरिक्त जो पोलर रीजन से एक धारा आती है जो ठंडी होती है, दो धाराओं में बटी होती है, ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग से और बैफिन की खाड़ी में लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड के नजदीक बहती है, जिसकी वजह से इसे लेब्राडोर की धारा भी कहा जाता है। ये धारा बैफिन की खाड़ी में हिमशिला के पिघलने से उनके आसपास के रीजन पे चलती है, और जब ये जो नीचे से गल्फ स्ट्रीम है और ऊपर से आपकी ये ठंडी धारा जब मिलती है तो न्यू फाउंडलैंड के नजदीक, जैसे जापान के नजदीक हुआ था पैसिफिक ओशियन में, उसी तरह से इसमें जब गर्म और ठंडी मिलती है तो घना कोहरा छाया रहता है, जिससे प्लैंकटन की मात्रा बढ़ती है और यहाँ पे भी मछली पालन पूर्ण रूप से किया जाता है। अब आती हैं आपके साउथ अटलांटिक की धाराएं। साउथ अटलांटिक में सबसे पहले दक्षिण भूमध्य रेखीय गर्म धारा, जो इक्वेटर के साउथ में पड़ती है। ये गर्म जल धारा है, पूर्वी सनमार्गी पवनों के प्रभाव के कारण भूमध्य रेखा के दक्षिण में उसके समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। फिर सेम वे जैसे पहले वाली थी उसी तरह से जो ब्राजील का तट है वहां पे पहुंचकर ये साउथ की तरफ मुड़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है, एक उत्तर की तरफ एक दक्षिण की तरफ, और जो दक्षिण की तरफ चलता है उसी को ब्राजीलियन गर्म धारा के नाम से जाना जाता है। फिर फोकलैंड की ठंडी धारा है, जो अंटार्कटिक महासागर है वहां से आरंभ होती है और दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर बहती है। ठंडे प्रदेशों से आने के कारण बड़ी बड़ी आइसबर्ग अपने साथ लेकर आती हैं। फोकलैंड द्वीप के निकट बहने के कारण इसे फोकलैंड धारा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आती है दक्षिण अटलांटिक महासागरीय प्रवाह, या इसको पछुआ प्रवाह भी कहेंगे। सेम वे जैसे पहले हुआ है उसी तरह से जब साउथ में पहुंच जाती हैं ये, तो जब पछुआ पवनों का इफेक्ट होता है तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और इनकी डायरेक्शन हो जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और एक ड्रिफ्ट को ये पूरा करती हैं। फिर आती है बेंगुला ठंडी धारा, अफ्रीका के आसान द्वीप के निकट दक्षिण अटलांटिक महासागरीय प्रवाह दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग अफ्रीका के दक्षिण में बहने लगता है और दूसरा अफ्रीका के पश्चिम भाग में बहने लगता है, जिससे भूमध्य रेखीय दक्षिण धारा के नाम से भी जाना जाता है, और इस तरह से एक साइकिल पूरा होता है। फिर सेम वे जैसे पैसिफिक में हमने किया था कि इक्वेटर के नजदीक एक नॉर्थ में एक साउथ में दो करंट्स चलती हैं, तो जो आपका इसका वेस्ट पोर्शन होता है जिसमें आपका साउथ अमेरिका, वहां पे पानी की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है, तो वहां से एक काउंटर करंट जो विपरीत बढ़ती भूमध्य रेखीय धारा के रूप में वापस चलती हैं, जिसे काउंटर करंट के नाम से भी जाना जाता है। ये थी आपकी अटलांटिक ओशियन की करंट्स। अब आएंगी आपकी हिंद महासागर की करंट्स या इंडियन ओशियन की करंट। इसका जो इंडियन ओशियन की करंट्स का है डायग्राम वो दो तरह का होता है। जिस तरह से मानसून की डायरेक्शन चेंज होती है सीजन वाइज, उसी हिसाब से जो ओशियन करंट्स हैं उनकी भी डायरेक्शन चेंज होती है इंडियन ओशियन में। बाकी दो में ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। जो आपका इंडियन ओशियन है उसकी जो करंट्स हैं उनका जो डायग्राम होगा और उनकी जो डिस्क्रिप्शन आप लिखोगे वो मौसम के हिसाब की है। ग्रीष्मकालीन की अलग है और शीतकालीन की अलग है, ठीक है। आप पहले करते हैं शीतकालीन डायग्राम। देखो शीतकाल में मानसून पवनें कहां से कहां चलती हैं बताना मुझे। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ जी, तो बताओ शीत ऋतु में मानसून पवनें कहां से कहां चलती हैं? ध्रुव से चलती है भूमध्य रेखा की तरफ। ध्रुव से, ध्रुव कहाँ आ गए, तल से समुद्र की तरफ चलती हैं बुद्धू मानसून पवनें। इंडियन ओशियन की बात की जाए तो हम ये बात करते हैं ना कि ग्रीष्म ऋतु में मानसून पवनें समुद्र से स्थल की तरफ चलती है, इसलिए बारिश ज्यादा करती हैं, और शीत ऋतु में इसका उल्टा होता है ना, या नहीं होता? आप देखो डायग्राम देखो, इसमें इसकी डायरेक्शन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो उत्तरी जो शीत ऋतु की अगर हम धाराओं की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन होगी स्थल से समुद्र की तरफ। इट मीन्स जो आपका इंडिया का
बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से उसका ओरिजिन होगा और फिर वो अरब सागर में होते हुए इक्वेटर की तरफ जाएंगी। ठीक है, और जब ग्रीष्म ऋतु आएगी तो इसका उल्टा हो जाएगा। करंट्स वही हैं, कोई चेंज नहीं होंगे। साउथ में है मेनली, नॉर्थ में इतनी नहीं है। जैसे साउथ में सबसे पहले है दक्षिण भूमध्य रेखीय गर्म धारा, इक्वेटर के बिल्कुल नीचे ये चलती है, पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती हैं दक्षिण हिंद महासागर में। और जब ये आपके जो मोजाम्बिक और मेडागास्कर द्वीप हैं उनके पास पहुंचती हैं तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक अफ्रीका के तट के साथ बहती है, एक मेडागास्कर के आपके ईस्ट में बहती है, जिसके कारण इसे मेडागास्कर या मोजाम्बिक गर्म धारा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है अगुलहस गर्म धारा, जो मेडागास्कर द्वीप की पार करके मोजाम्बिक और मेडागास्कर से मिलकर जो धारा बनी थी हिंद महासागर में, वो आगे जाकर अगुलहस बेसिन में अगुलहस धारा के नाम से जानी जाती है। फिर पछुआ पवन प्रवाह है, जो अंटार्कटिक वृत्त के निकट हिंद महासागर के पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण इसकी डायरेक्शन फिर चेंज हो जाती है, पश्चिम से पूर्व हो जाती है और इसे अटलांटिक पछुआ पवन प्रवाह कहा जाता है। फिर आती है आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन ठंडी धारा, जो नीचे से आएगी, जो अंटार्कटिक महाद्वीप से आएगी और ऑस्ट्रेलिया के तट के साथ साथ बहेगी, उसे कहा जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन ठंडी धारा। ठीक है, उसी हिसाब से ये चेंज होती हैं। अब बात आती है, हमने इतनी ओशियन करंट्स पढ़ ली, इनके इफेक्ट क्या है या इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो ओशियन करंट्स होती हैं उन्हीं की वजह से जो आपके ओशियन वाटर है उसको मूवमेंट मिलती है। मूवमेंट मिलती है तो जो आपके शिप होते हैं, जो आपकी बोट होती हैं, अगर वो करंट्स की डायरेक्शन के साथ मूव करती हैं तो एनर्जी और फोर्स कम लगता है, अगर उसके विपरीत होती हैं तो दोनों चीजें ज्यादा लगेंगी। ठीक है, उसके अलावा कई सारे पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं, जैसे हमने जो जापान और न्यू फाउंडलैंड के नजदीक की बात की, जहाँ पे गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, तो उनके कारण वहां पे प्लैंकटन और मछलियों का उत्पादन ज्यादा किया जाता है। उसके अलावा जो आपके पोलर रीजन से करंट्स आती हैं वो अपने साथ बहुत सारे आइस बग ले आती हैं, जिसकी वजह से कई सारी त्रासदी होती है। जिसमें टाइटैनिक मूवी जो देखी हो किसी ने, तो उसमें जो टाइटैनिक फॉल हुआ था वो आइस बग की वजह से ही हुआ था। ये इनके ड्रॉबैक है। अब आता है टाइड्स या ज्वार भाटा। ये क्या होता है, क्यों आता है, कैसे आता है और क्या इसका इफेक्ट होता है। जो ज्वार भाटा है मेनली जो समुद्र का पानी है उसकी सतह दिन में 2 बार ऊपर उठती है और 2 बार नीचे आती है। उसका जो सी लेवल है वो नोट किया जाए तो एक बार ऊंचा होता है सबसे, एक बार नीचे होता है, और इनमें जो डिफरेंस होता है वो लगभग 12 घंटे 26 मिनट का होता है, जिसकी वजह से ये 24 घंटे कुछ में अपना एक साइकिल पूरा करती हैं। ये क्यों आता है, ये मेनली आपका जो मून और सन उनके जो फोर्स होते हैं उनकी वजह से आता है। कहते हैं जितने जो इसमें डायग्राम देखो उसमें दिखा हुआ है, एक तरफ चंद्रमा है, दूसरी तरफ आपका सागर है और उसका इफेक्ट दिखाया है। जब चंद्रमा का फोर्स ज्यादा लगता है तो इट मीन्स देखो ये पोर्शन होगा, जो ए पोर्शन है यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगा तो यहाँ ऊंची लहरें आएंगी, यहाँ ज्वार आएगा। लेकिन जो डी और ई पोर्शन होंगे, यहाँ का पानी इस तरफ खींचा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पानी का सतह ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी तो यहाँ भाटा आएगा। ठीक है, इसके सेम वे विपरीत जहां आपके जो कंट्रोवर्शियल जो होते हैं काउंटर फोर्स होते हैं वो काम करते हैं, उसकी वजह से जो सी पोर्शन होगा वहां पे भी पानी की सतह ऊपर उठेगी, और जो डी और ई पोर्शन है यहाँ पे पानी की सतह इतनी ऊपर नहीं उठेगी, यहाँ पे भाटा आएगा, उसके कंपैरिजन में वहां पे ज्वार आएगा। ये ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी दिया है। जो 2 तरह के इन्होंने बताए हैं, एक तो बहुत बड़े होते हैं जो पूर्णमासी और अमावस को आते हैं, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक सीधी लाइन में होते हैं और चंद्रमा और सूर्य का पूरा फोर्स जब पृथ्वी पर पड़ता है तो उसकी वजह से जो ज्वार आता है वो सबसे ऊंचे ज्वार कहे जाते हैं। और जो लघु ज्वार होते हैं वो जो मतलब इसका साइकिल का बीच होगा, अमावस और पूर्णिमा के बीच में, इट मीन्स जो सप्तमी और अष्टमी होती हैं
उस दिन जो ज्वार आता है वो कम आता है। उसका रीजन क्या होता है, जब ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के समकोण पे होते हैं, जिससे जो इनके इफेक्ट होते हैं सूर्य और चंद्रमा का, वो एक दूसरे से कट जाते हैं और पृथ्वी पर उसका इफेक्ट इतना नहीं दिखता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो ज्वार होता है वो कम होता है। ठीक है। और जो इनका टाइम इंटरवल होता है वो ध्यान रखना, कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है, एक जवार से दूसरे जवार भाटे आने में लगभग डिफरेंस होता है 12 घंटे 26 मिनट का। ठीक है। अगर सुबह का 8 बजकर जब आपका 8 बजे आया है तो दूसरा जवार आएगा वो रात को 8 बजकर 26 मिनट पे आएगा और तीसरा 8 बजकर 52 मिनट पे आएगा। ठीक है। ये इसके इफेक्ट और काउंटर इफेक्ट दिखाए हैं। लाभ और हानि इसमें यही होती है। लाभ में तो ये है कि जो उथली और गहरी खाड़ियां नहीं है, वहां पे बंदरगाहों से जहाजों से सामान जो उतारना होता है, जब उच्च ज्वार आते हैं तो वो आसानी से हो जाता है। और जो ज्वारीय ऊर्जा है वो भी इनसे उत्पन्न की जाती है। लहर जितनी बार ऊपर उठती है, जिस तरह से हम जल विद्युत का निर्माण करते हैं, उसी तरह से कई कंट्री जो ज्वारीय ऊर्जा है उसका भी मतलब यूज करते हैं। ठीक है। ये था आपका ज्वार भाटे वाला और ओशियन करंट्स वाला चैप्टर। ठीक है।